D4 देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम आपकी सेहत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रिटिकल केयर इलनेस की कि आखिरकार ये क्रिटिकल केयर इलनेस है क्या, और मरीज जब क्रिटिकल केयर में आता है तो उसका इलाज क्या होता है। और आज ये आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि आज इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन डे भी है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज सोनी, ये क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। आपको बता दें कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के अमृतसर चैप्टर के, और एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं ये इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन पंजाब के। सोनी साहब नमस्कार, हमारे D4 चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो सोनी साहब हम ये जानना चाहेंगे, आप ये दर्शकों को बताएं ये क्रिटिकल केयर इलनेस है क्या, और ये आज डे क्यों मनाया जाता है। देखिए, क्रिटिकल केयर डे जो है ISCCM डे बोलते हैं इसको। आज ही के दिन 9 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई थी इन द मेमोरीज ऑफ के ऑल द क्रिटिकल केयर डॉक्टर्स जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया। तो क्रिटिकल केयर इलनेस है क्या, ये सवाल जो है ना बड़ा हम लोगों के दिमाग में हमेशा रहता है कि ये क्रिटिकल केयर इलनेस के किस टाइप के डॉक्टर्स हैं और कौन सी इलनेस को हम क्रिटिकल केयर इलनेस में लेते हैं। क्रिटिकल केयर इलनेस स्टार्ट होती है, कोई भी पेशेंट बर्न का है, कोई भी पेशेंट ट्रॉमा का है, कोई भी पेशेंट की किडनी की डिजीज़ है और वो सिक हो गया, किसी भी स्पेशलिटी का पेशेंट जो सिक हो जाता है। मतलब एक सिक होता है या गंभीर रूप से बीमार होता है? गंभीर रूप से बीमार होता है। देखिए, ऐसा है जहाँ पे हर स्पेशलिटी का अपना एक स्ट्रीम होता है, लेकिन जो क्रिटिकल केयर के डॉक्टर होते हैं उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि उनको वक्त के साथ हर एक स्ट्रीम को के क्रिटिकली इल पेशेंट, जो गंभीर पेशेंट्स हैं, उनको डील करने की ट्रेनिंग मिली हुई होती है जी। तो ये फील्ड उन लोगों के लिए है जो लोग इन टाइप के पेशेंट्स को संभालना जानते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी जानकारी जहां तक है वो इससे पहले आप आजकल ये ब्रांच डेवलप हो गई, क्रिटिकल केयर इलनेस इसको बोलने लगे। कोरोना महामारी जब फैली तब ये सामने आया भी क्रिटिकल एक्सपर्टाइज भी कोई चीज होती है, जबकि इससे पहले जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे, अब मेरे ख्याल से हम भी यही समझते हैं कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर का काम सिर्फ ये होता है कि मरीज को जब ऑपरेशन होता है उसको बेहोश करना और उसको बेहोशी से बाहर लाना। लेकिन अब जो रोल क्रिटिकल इलनेस जो कोरोना में जो इन डॉक्टरों ने निभाया है, उससे इस ब्रांच का पूरा स्वरूप बदल गया है। बिल्कुल भंडारी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली जो क्रिटिकल केयर है आज से 20 साल पहले, कोई बहुत जो पहला ICU बना था वर्ल्ड में वो आज से 60 साल पहले बना था। तो ये बहुत यंग ब्रांच है, बहुत यंग ब्रांच है। और जो आज से 20 साल पहले केवल किसी भी हॉस्पिटल में केवल 2 से 3% बेड जो होते थे ना, वो क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट को मिलते थे, और आज की डेट में वो बेड 25 से 30% हो गए। उसका जो ये चीज ऑलरेडी हो रही थी, लेकिन उसके दौरान कोरोना महामारी आ गई। अब क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट का क्या है कि वो पर्टिकुलरली फ्रंट लाइन पे नहीं होते जी। ये आज पहली बार हुआ कि क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट को फ्रंट लाइन पे आना पड़ा, बिकॉज ये बीमारी ऐसी थी। उससे पहले तो कहा जाता था कि ये बेहोशी वाले डॉक्टर हैं। उससे भी अगर हम पीछे चले जाएं तो कभी एनेस्थीसिया के डॉक्टर को ऐसी कोई ब्रांच ही नहीं माना जाता था। एनेस्थीसिया की भी कोई ब्रांच है, मतलब हिडन, छुप कर काम करते थे आप लोग। देखो, ऐसा है कि वो होते हैं ना, गोलकीपर होते हैं, वो सारी ग्राउंड में खेलता तो नहीं है, लेकिन गोल वही बचाता है। तो मैं हमेशा क्रिटिकल केयर और एनेस्थेटिस्ट को ऐसे ही लेता हूं कि एनेस्थेटिस्ट दे आर गोलकीपर्स, कि उन्होंने गोल कोई नहीं करना, ठीक है, लेकिन सारी टीम के गोल उन्होंने बचाने हैं। सारी टीम डिपेंडेंट उनके ऊपर है। अगर आपके पास अच्छा गोलकीपर नहीं है तो आपकी टीम मैच नहीं जीत सकती। तो यही क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है। और दूसरा मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि जो एनेस्थेटिस्ट हैं, एनेस्थेटिस्ट आज से 150 साल पुरानी ब्रांच है जी, ठीक है जी। लेकिन ओवर द इयर्स एनेस्थीसिया बहुत डाइवर्सिफाइड हुआ है, बिकॉज एनेस्थेटिस्ट के पास बहुत सारे स्किल्स रहते हैं, जिसकी वजह से एनेस्थेटिस्ट आर एंटरिंग इनटू क्रिटिकल केयर। और क्रिटिकल केयर में पल्मोनोलॉजिस्ट, मेडिसिन, और जो लोगों ने फेलोशिप्स कर रखी हैं MBBS के बाद, वो भी थोड़ा बहुत क्रिटिकल केयर में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन डेफिनेटली हिंदुस्तान में, इंडिया में जो मेजॉरिटी परसेंटेज ऑफ क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं
वो एनेस्थेटिस्ट हैं। और डेफिनेटली जो कोविड है उसमें जो रोल एनेस्थेटिस्ट ने निभाया है, एक सैनिक की तरह फ्रंट फुट पे खड़े होके, बिकॉज आज से पहले क्या था कि जब हम मरीज का इलाज करते थे ना, तो मरीज की जान खतरे में होती थी, हम लोगों को डर नहीं होता था जी। कोरोना एक ऐसी महामारी थी जिसमें मरीज की जान तो खतरे में थी, साथ में डॉक्टर को भी डर था कि उसको भी वो बीमारी हो सकती है। तो उस महामारी के दौरान डेफिनेटली क्रिटिकल केयर स्पेशलिटी को फ्रंट लाइन पे आना ही पड़ा और गोलकीपर ने गोल किए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी है जैसे क्रिटिकल केयर आपका जैसे आपने बताया कि आईसीयू में ज़्यादा काम रहता है। आईसीयू में मरीज को तब लाया जाता है जो कि मरीज को काफ़ी गंभीर रूप से बीमार होता है और उसको वेंटिलेटर पर डालने की ज़रूरत होती है। और इसके साथ ही मेरा वेंटिलेटर पर जब डाल दिया जाता है पेशेंट को, तो इस तरह की धारणा बन चुकी है कि वेंटिलेटर पे वो पेशेंट जाते हैं जिनकी बचने की उम्मीद ना मात्र की होती है। देखिए भंडारी जी, पहले तो आपने कहा कि आईसीयू में पहले तो मैं थोड़ा सा क्रिटिकल केयर का स्कोप आपको इंक्रीज करना चाहूँगा कि जो इमरजेंसी मैनेजमेंट भी है वो भी इंटेंसिविस्ट और क्रिटिकल केयर वाले उनमें रोल रहता है। जब भी पेशेंट आता है उसको स्टेबलाइज करना। दूसरा आपका जो क्वेश्चन का पार्ट था वो था वेंटिलेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज पब्लिक की धारणा जो है वेंटिलेटर्स के बारे में वो काफ़ी बटी हुई है। आज से कुछ साल पहले कुछ लोगों का एक्सपीरियंस था कि वेंटिलेटर पे जो गया वो शायद वो इम्पॉसिबल टू उसका सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। आज की डेट में सिनेरियो चेंज हो रहा है। पहले तो लोगों को ये समझना चाहिए कि वेंटिलेटर है क्या। लोगों को आपके चैनल के थ्रू मैं ये मैसेज जरूर देना चाहूँगा कि वेंटिलेटर इज नॉट ए ट्रीटमेंट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंटिलेटर इज ए सपोर्ट सिस्टम। अच्छा, वेंटिलेटर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वेंटिलेटर पे डाला तो मरीज ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके मरीज की कंडीशन खराब हुई है किसी भी कारणवश से, बिकॉज ऑफ ट्रॉमा और बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल वो है ना, बेसिकली कृत्रिम सांस देने का एक यंत्र है। बिल्कुल, मतलब जो बंदा सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहा उसको एक सपोर्ट, जैसे आपने बोला कि सपोर्ट डाल दी जाती है भी ताकि वो उसका सांस चल सके, सांस उसका कहीं रुक ना जाए। बिल्कुल। सो वेंटिलेटर जो है इट इज ओनली ए मशीन टू सपोर्ट द सिस्टम एंड द मैन बिहाइंड मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को एक चीज बड़ी क्लियर रखनी चाहिए कि ये वेंटिलेटर के पीछे जो इंटेंसिविस्ट काम कर रहे हैं और किस टाइप के इंटेंसिविस्ट काम कर रहे हैं वो डिपेंड करता है आउटकम ऑफ द रिजल्ट। हर पेशेंट जो वेंटिलेटर पे जाएगा उसको निकालने के लिए वेंटिलेटर नहीं लगता, उसको निकालने के लिए द मैन बिहाइंड द मशीन लगता है। तो वी डेफिनेटली शुड एक्नॉलेज दोज जो लोग ऑलरेडी अच्छे से ट्रेंड हैं इस फैकल्टी में, जिनको एक्रीडेटेड है कि हाँ भी ये लोगों को वेंटिलेटर क्रिटिकल केयर के बारे में नॉलेज है। और देखिए ओवर द इयर्स जो वेंटिलेटर है उसका मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है। मतलब अब पेशेंट के कितने परसेंट? 50 से 60% पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस बन जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ी धारणा है मरीजों के, कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि धारणा जो पेशेंट के अटेंडेंट की रहती है कि वेंटिलेटर पे जी साडा मरीज तो ठीक मर गया सी, इन्होंने मशीन ते पाया सी ते बिल बनाई जाते हैं। ऐसी धारणाएं, उस धारणाओं का क्या है? भंडारी जी बिल्कुल सही गल कर रहे हो। पहले तो मैं थोड़ा जा साइंटिफिकली इन्हें एक्सप्लेन करांगा, उस तो बाद मैं सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर के बारे गल करांगा। जो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो पेशेंट मर जाता है वो पेशेंट में एक टर्म होती है कॉल्ड रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस टर्म का मतलब क्या है कि जो पेशेंट मर गया वो पेशेंट 4 से 5 घंटे के बाद उसकी बॉडी आकड़नी शुरू हो जाएगी, उसकी बॉडी में स्पास्टिसिटी शुरू हो जाएगी, तो वो रिगर मोर्टिस आकड़ जाएगी बॉडी उसकी, मतलब पंजाबी जगह के बंदा आकड़ गया। राइट। सो वो अच्छा, उस अगर बात ये है, अगर मान लीजिए अगर किसी डेड बॉडी को मर जाता है, जैसी धारणा होती है, उसको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा जाता है तो भी उसकी इसी वही रिएक्शन आएगा, बॉडी अकड़ जाएगी उसकी। बिल्कुल, डेड का मतलब आप डेड की बात देखिए, ये बड़ी इन्होंने अच्छी बात कही है कि ये जो धारणा है बिल्कुल गलत है कि मरे हुए जो मरीज को है वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है, क्योंकि वेंटिलेटर
उस मरीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता जिसका पूरा सिस्टम ही डेड हो चुका है, जो मर चुका है। 4-5 घंटे में उसकी मौत जो है बॉडी अकड़ जाएगी। इसलिए यह धारणा बिल्कुल गलत है, ये हमारे लिए भी नई बात है। मैं इसको और ऐड करना चाहूंगा। अभी तो ये हो गया जो पूरा मर गया है। अभी कुछ पेशेंट्स में सर क्या होता है कि पेशेंट का ब्रेन डेड हो जाता है, ठीक है, ब्रेन डेड हो जाता है और उसका हार्ट चलता रहता है जी। जब तक पेशेंट का हार्ट चल रहा है तब तक रिगर मोर्टिस डेवलप नहीं होगा। क्रिटिकल केयर की वजह से पहले तो हम वी सी ऑर्गन डेथ, मतलब एक एक ऑर्गन करते हुए हम जाते हुए देखते हैं। हार्ट सबसे बाद में बंद हो हार्ट, जाता है। अगर पेशेंट का हार्ट बंद हुआ है तो उसी पेशेंट को मेडिकल टर्म में डेड डिक्लेयर किया जाता है, राइट। तो अगर किसी का ब्रेन डेड हो गया है और वो पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो वो रिलेटिव ये सोचे कि भाई हम लोग ये पेशेंट को डेड वेंटिलेट किया है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो कम्युनिकेशन आती है। सो मेरा ये कहना है कि जितने भी क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल विद द रिलेटिव्स एंड द पेशेंट अटेंडेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए भी नई बात थी। डॉक्टर साहब, क्रिटिकल एक्सपर्ट को किन किन देखिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट के अटेंडेंट की एक्सपेक्टेशन बहुत अधिक होती हैं और कोई चाहता नहीं है कि उसका पेशेंट डेड हो जाए। तो किस तरह आप हैंडल करते हैं? देखिए ये बड़ा संवेदनशील पॉइंट है जो आपने बोला है। जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है वो एक उम्मीद के साथ आता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ एंड पीपल लुक अप टू यू एज गॉड। तो वो आपको एक एक्सपेक्टेशन के ऊपर रखा जाता है। तो जब आपको इतनी एक्सपेक्टेशन के ऊपर रखा जाता है, आपने सवाल का जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि आपको क्या क्या मुश्किलें आती हैं। देखिए जो इंटेंसिविस्ट है या क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है उनका जो काम है वो पैशन से भरा हुआ है। अभी मैं आपके साथ इंटरव्यू में बैठा हूँ और इमरजेंसी आ जाती है तो मेरी टीम काम कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रात भर ये चीज़ें चलती रहती हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। बिकॉज अवेलेबिलिटी हम लोगों की ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से वी आर गेटिंग मोर स्ट्रेस्ड आउट। क्योंकि जब पेशेंट सिक होता है, एक पेशेंट नहीं होता, वी आर हैविंग मल्टीपल पेशेंट। जैसे आप कोविड के दौरान बात कर रहे हो, कोविड के दौरान इतने सारे इंटेंसिविस्ट थे जो खुद कोविड का शिकार हुए और साथ में उनको साइकेट्रिक इलनेस हुई। दे वेंट इनटू बर्नआउट सिंड्रोम बोलते हैं हमारी टर्म में, कि वो काम कर करके, बिकॉज हम लोग कई बार हमें 12, 14, 16 घंटे लगातार काम करना पड़ता है, पेशेंट सिक रहते हैं तो वो उसमें हमें बर्नआउट सिंड्रोम हो जाता है। बट अगेन मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रिलेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही है कि कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन। अच्छा डॉक्टर साहब, जब पेशेंट की डेथ होती है तो वही मैं पहले भी हर डॉक्टर को ही ब्लेम दिया जाता है। अभी कई बार कहना भी मैं कई बार देखा है ऐसा कि उन्होंने कहते हैं कि मरीज दम मारता, डॉक्टर ने मारता, कई बार कहता है इन्होंने गलत इंजेक्शन दे दिया, या कई बार कहता है इन्होंने लापरवाही ना मरीज मार गया। तो इस तरह की अगर सिचुएशन होती है तो आप किस तरह हैंडल करते हैं? तो किस तरह आपके लिए कितना वो मुश्किल काम है? देखिए ऐसा है कि मेरे को 20 साल हो गए क्रिटिकल केयर में काम करते हुए। आई हैड पास थ्रू ऑल दिस, ये सब मैंने देखा भी है और पास थ्रू भी किया है। जो मेरे को इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है वो इकोनॉमिकल फैक्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है। और जो ब्लेम गेम है, प्रोबेबली मेरे मुताबिक नॉट इवन इज इट लेस देन 1% लोग हैं जो लोग समझ नहीं पाते। उनकी वजह से मैं नहीं सोचता कि 99% लोग गलत हैं। 99% लोग जो हैं वो समझ लेते हैं अगर आप उनको प्रॉपरली समझाते हो। तीसरी बात, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा उसका मरीज एक्सपायर करे। डॉक्टर का काम ही मरीज को बचाने का है, बट हर एक डॉक्टर की अपनी एक अलग टाइप की कैपेबिलिटी है। अगर आप ये सोचोगे कि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास किडनी का इलाज करा लोगे तो आप ठीक हो जाओगे, तो आप भी गलत हो, राइट। तो हमें ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि अगर पेशेंट हमारा क्रिटिकली इल है तो वो फैसिलिटी हमें कहाँ पे मिल रही है, कौन कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आने वाले वक्त में। क्योंकि आपने बोला कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स बन गए हम लोग बिकॉज ऑफ कोविड, तो यस ये सिनेरियो चेंज हो रहा है और हमें पता होना चाहिए कि जब पेशेंट सिक होता है तो उसको किस टाइप के डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर साहब कुछ और बताना चाहें आप? देखिए क्रिटिकल केयर मेरा पिछले 20 साल का पैशन रहा है। मैंने
अमृतसर शहर में बहुत क्रिटिकल केयर में अलग अलग जगह काम किया है। और मैं तो आने वाली जनरेशन को ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पैशन को बनाए रखें, क्योंकि हमारी फैकल्टी में अगेन जो आपने बात की भंडारी जी के हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स है रिलेटिव्स के तरफ से, बिकॉज इसमें मोर्टेलिटी बहुत रहती है। तो मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि जो ये पैशन है इसको किसी भी तरीके से हम लोग और उजागर कर सकें, और हम लोग अपने यहाँ पर इस हॉस्पिटल में recently we are going to start the critical care diploma also, and DNB critical care DNB anesthesia तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर हमें 2 सीटों की अप्रूवल मिल चुकी है। तो मैं तो चाहूँगा कि ये जो क्रिटिकल केयर ब्रांच है इसकी और ज़्यादा तरक्की हो और हम लोग मैक्सिमम पेशेंट्स को बचाने में सक्षम रहे। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए थे डॉक्टर पंकज सोनी, ईएमसी हॉस्पिटल ऑफ ग्रुप के ये क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। लंबे समय से ये क्रिटिकल स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। इन कोरोना में इनको अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ी। इन्होंने जो बड़ी अच्छी बात बताई है कि वेंटिलेटर्स पर मरीज अब 50 से 60% जो मरीज हैं उनकी जान बचाई जा सकती है, और कोई भी डॉक्टर मरे हुए मरीज को वेंटिलेटर पर डालकर किसी को धोखे में नहीं रख सकता। ये सभी धारणाएं हैं और लोगों को इससे बाहर आना होगा। कोई डॉक्टर ये चाहता नहीं है कि उसके मरीज की जान जाए। कोरोना के दौरान भी ये सामने आया कि किस तरह डॉक्टरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की जान बचाई। अमृतसर से D4 न्यूज के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।